दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषय में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में ये हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खासकर बिहार परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी खासकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बहुत परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। काफ़ी उसका फेवरेट जो है चैप्टर ये बना हुआ है। तो वहाँ से बीपीएससी जब परीक्षा पूछता है तो बहुत से वहाँ से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं से रिपीट करता रहता है। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो है पढ़ेंगे। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भी महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं होती हैं, सभी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये हमारी जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है। तो पहला पॉइंट आपको यहीं से कंफर्म होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में की जाती है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। ये यहाँ से पहला पॉइंट आपको ध्यान रखिए। अब इसकी स्थापना हम देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा जो है की जाती है। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। इसका आगे है स्थान जो है, यानी संस्थापक इसके हमने बता दिया A.O. ह्यूम है। इनका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एलन एक्टोवियन ह्यूम है। नेक्स्ट अगला है मुंबई के यानी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय वायस राय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ है। आगे यहाँ से और सामने दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण किया है। इसके पहले का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। यानी भारतीय राष्ट्रीय जो हमारी कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम अगर पूछा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम उसका पहले हुआ करता था। फिर दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये यहाँ से ध्यान रखने वाले पॉइंट, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, समझते हैं। आगे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ पर हुआ है? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो WC बनर्जी दास जो है कर रहे थे। यानी कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भी ध्यान रखना, परीक्षाओं में खूब यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। बिल्कुल यही टू द पॉइंट उठा लेता है, आयोग उठा लेता है। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी प्रथम जो यूरोपियन था और कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो जॉर्ज यूले था। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था वो जो है कादम्बिनी गांगुली हैं। तो प्रथम महिला जो है कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किसने किया था? तो कादम्बिनी गांगुली महिला थी। जो इन्होंने कांग्रेस को पहली बार, ये प्रथम ऐसी महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन को क्या की थी? संबोधित की थी। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है वो है एनी बेसेंट। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता थी? एनी बेसेंट ने की है। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है गाया गया था 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ ध्यान रखने वाली देखिए, पहली बार जो है यानी कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसमें गाया गया था। इस अधिवेशन में अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। अगर ये भी पूछा जाए कि यानी 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो कौन रहे थे? तो रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं जो है इसे गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास के आनंद मठ से उद्धृत है, या वहाँ से ये लिया गया है। अगला है, नेक्स्ट देखिए, अगला अब आगे आता है बंगाल विभाजन 1905।
देखिए, बाद में है जो बंगाल का जो है विभाजन हो जाता है। तो पहले हमारा जो बंगाल था, ये पूरा देखे होंगे, ये बंगाल जो इस यहाँ पे नक्शा दिखाया गया है, बंगाल हमारा पे ये पहले से ये पूरा हमारा क्या था, ये बंगाल था। इसका फिर बाद में जो है विभाजन कर दिया गया था। कब? 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। उद्देश्य इसमें था हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना था। ये अंग्रेजों का एक मूल उद्देश्य था कि यदि हिंदू और मुसलमानों को अगर आपस में हम लड़ा देंगे तो इसमें जो आपस हिंदू और मुसलमानों में जो एकता बनी हुई है, जो भाईचारे का एक रिश्ता बना हुआ है, उनको जो एक रिश्ते को खत्म करना था, रिश्ते को तोड़ना था। इसीलिए हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना था। किसको? ये जो है अंग्रेजों के द्वारा ये नीतियाँ थी। वायस राय उस समय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन था। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन की जो डेट रखी गई और बंगाल विभाजन इसलिए मनाया गया। अगला है बंगाल विभाजन 1905। अब देखिए, बंगाल विभाजन 1905 है, एक पश्चिमी बंगाल है और एक पूर्वी बंगाल है। ये इधर वाला जो है, इधर वाला कौन सा है? ये पश्चिमी बंगाल है और ये वाला इधर पूर्वी बंगाल है। इधर जो है पूर्वी बंगाल है। अब देखिए समझते हैं यहाँ पे, देखिए जो पश्चिमी बंगाल है और पूर्वी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल जो था, पश्चिमी बंगाल बिहार और उड़ीसा इसमें थी, और पूर्वी बंगाल में बंगाल और असम था। यानी यहाँ पर जो है देखिए, ये जो पश्चिमी यानी वेस्ट वाला जो बंगाल है, आप यहाँ पे देखिए मैप में, ये जो था यहाँ पर ये वाला मैप, इस वाले ये वाला जो यहाँ से आप देख रहे हैं, इधर वाले में जो कौन कौन से, तो इसमें बिहार और उड़ीसा था। और पूर्वी बंगाल में इधर पूर्वी बंगाल और असम तुम्हारे ये राज्य थे, जिसमें जो पश्चिमी बंगाल में हिंदू यानी हिंदू जनसंख्या जो बहुल्य क्षेत्र था, यानी इस वाले क्षेत्र में जो है हिंदू बहुल्य संख्या था। और इस जो यानी पूर्वी बंगाल में यहाँ पर मुसलमानों की बहुलता थी। ये इस क्षेत्र को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला समझते हैं, देखिए आगे है, बंगाल विभाजन 1905 में होता है और 31 दिसंबर 1903 को बंगाल यानी विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 3 दिसंबर, देखिए डेट याद रखना है, 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया और 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने जो यानी प्रस्ताव रखा गया। 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो इसीलिए देखे होंगे, यानी वो कौन सी डेट थी जिस दिन बंगाल का विभाजन हो गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यानी बंगाल जो है 2 भागों में बांट दिया गया, एक कौन सा? पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। अब देखिए, जो पूर्वी बंगाल था वो फिर बाद में जो है उसमें बंगाल में वहाँ हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में चला गया। पहले वो जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से उसे जाना जाता था, बाद में वो जो है बांग्लादेश बन गया। आइए देखिए, यानी 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन लागू हो गया और उसमें विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। अब जब देखिए बंगाल का विभाजन हो गया तो पूरे देश में जो है विरोध होने लगा और पूरे देश में विरोध यानी काफ़ी जो है इसकी लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल यानी शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया। आगे देखिए समझते हैं, बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा और यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। कौन? अमार सोनार बांग्ला। जो यह गीत लिखा था किसने? यानी कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध जो गीत लिखा था अमार सोनार बांग्ला ने। अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में कि अमार सोनार यानी बांग्ला जो है ये गीत किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जो ये कहाँ का राष्ट्रगान है, तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट अगला देखिए समझते हैं,
अब 1906 आता है और 1900 समय आगे बढ़ता है और 1906 आ जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की क्या होती है, स्थापना होती है। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों की एक यानी शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे और आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से, देखिए 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय के लॉर्ड मिंटो से इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। पृथक निर्वाचन की जो है क्या की, निर्वाचन मंडल की क्या उन्होंने मांग कर दी थी। ढाका के नवाब, देखिए ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग स्थापना की घोषणा की गई कि हम भी एक जो है मुस्लिम लीग की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी, 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पर, ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग स्थापना की घोषणा की गई। तो ये ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग की यानी मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कब की गई, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है की गई थी। इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है की गई थी। आगे नेक्स्ट समझते हैं। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में जो है शामिल हो गए। मोहम्मद अली जो जिन्ना थे वो 1913 में जो है मुस्लिम लीग में क्या हुए, शामिल हो गए। अब आगे समय थोड़ा और बढ़ता है और समय आ जाता है 1907। देखिए वो 1906 का दौर था, ये 1907 का दौर है। अब 1907 में क्या होता है, तो सूरत अधिवेशन होता है और ये किसके किसके जो है उसके किसके समक्ष होता है, तो रास बिहारी घोष के समय ये जो है होता है। कौन सा, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है जिसमें कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। नरम दल अलग हो गए और गरम दल अलग हो गए, यानी नरम दल और गरम दल का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो यहाँ पर भी जो है परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि यानी जो है कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ, तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, सूरत में हुआ था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, और इसमें नरम दल और गरम दल दोनों जो है टूट गए। आगे देखिए जो उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता थे वो कौन कौन से थे, और गरम यानी गरम दल के नेता थे। तो जो गरम दल के नेता थे उनको हम अलग से समझेंगे और जो नरम दल के यानी उदारवादी जो नेता थे उनको हम अलग से समझेंगे। आइए दोनों को समझते हैं। अब देखिए उदारवादी यानी नरम दल के नेता कौन कौन से थे, तो दादा भाई नेहरूजी थे और फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आनंद मोहन वसु थे और दी चाचा थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, रमेश चंद्र दत्त थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, मनमोहन घोष थे। ये जो हमारे इतने नेता सारे के सारे थे ये उदारवादी अथवा यानी नरमपंथी दल के नेता थे। अब गरम दल के पंथी हमारे नेता कौन कौन से, तो यानी बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अरविंद घोष थे और इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। इसीलिए यानी लाल से लाल बाल पाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है अब देखिए समय थोड़ा और आगे बढ़ता है और वो वर्ष आ जाता है 1908 और 1908 में खुदीराम बोस को जो है क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बनता है कि खुदीराम बोस को किस वर्ष जो है फांसी दी गई, 1908 में फांसी दी गई थी। आगे नेक्स्ट समझते हैं। देखिए शाहिद खुशीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का एक विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। जो खुदीराम बोस थे वो भारत में ब्रिटिश शासन का, जब भारत में उस समय ब्रिटिश शासन जो चल रही थी, विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है उनका जन्म कब, 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था, जिसे जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में उन्हें भी जो है जाना जाता है।
अगला है देखिए 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त वो डेट आती है, 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। सोचिए आप जरा कि 18 साल का युवा एक जो है, यानी 18 वर्ष की उम्र में जो है उसे कहाँ फांसी पर लटका दिया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि अभी जो है खुदीराम बोस सिर्फ अभी यंग में जो है प्रवेश किए थे। आइए आगे देखिए समझते हैं। जिसने जो है जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र शहीद यानी बना दिया था। तो सबसे कम उम्र के जो शहीद नेता थे कौन? खुदीराम बोस थे। आगे देखिए फिर और समय थोड़ा आगे बढ़ता है और वर्ष आ जाता है 1913, और 1913 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। तो आइए गदर पार्टी के बारे में समझते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ से थोड़ा और समझते हैं। 1913 में गदर पार्टी, 1911 में क्या होता है? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया जाता है। और 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए, देखिए गदर पार्टी जो बनी थी वो भारत में जो ब्रिटिश शासन थी, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन जो है 1913 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने की थी। किसकी? गदर पार्टी की जो है स्थापना जो है, इसकी जो स्थापना किसने किसने की थी? लाला हरदयाल थे और मोहन सिंह यानी भाकना थे। ये दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं, इनको ध्यान रखना है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए वर्ष और आगे चलता है और वर्ष जब आ जाता है 1914, 1914 में तब तक प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है और द्वितीय विश्व युद्ध फिर बाद में 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है। तो 1914 समय आता है तो प्रथम 1914 में आते आते तब तक जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। और महात्मा गांधी जो है भारत अफ्रीका से भारत जो है कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। गांधी जी का भारत में क्या होता है? आगमन होता है। और 1916 में लखनऊ समझौता होता है, 1916 में लखनऊ में समझौता होता है अंबिका चरण मजमूदार के, यानी इसमें नरम दल और गरम दल का यानी समझौता हो जाता है। देखिए वहाँ पर जो है 16 में होम रूल आंदोलन की क्या कर दी जाती है? हाँ, होम रूल आंदोलन की स्थापना की जाती है। अब यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित होती थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। ये भी जो है इनको यानी स्वशासन जो है उनको क्या करना था? प्राप्त करना था। किसको? राजनीतिक आंदोलन जो है प्रेरित थे किसको? आयरिश होम रूल लीग से। अगले समझते हैं। देखिए इसमें जो है कौन है? एनी बेसेंट हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं। तो एनी बेसेंट जो है मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो पूछ लिया था परीक्षा में, यानी मद्रास की जो है स्थापना, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की है। यहाँ से ध्यान रखना है। अगला देखिए फिर आता है चंपारण आंदोलन 1917 में। अब चंपारण देखिए महात्मा गांधी भारत आ गए हैं, तो महात्मा गांधी जब भारत आए तो भारत में बहुत सी ऐसी समस्याएं देखिए जो अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। आगे नेक्स्ट समझते हैं। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था, यानी राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। यानी देखिए अब जब वहाँ से आए और 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन में एक बिहार के यानी स्थानीय नेता थे। स्थानीय नेता कौन? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल वे गांधी जी से मिले और उन्होंने चंपारण की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया, जहाँ पर 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी उस चंपारण से चलने को कहा। गांधी जी से कहा कि आप भी चंपारण चलिए और वहाँ देखिए। तो 1900 शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से कि वे अपनी भूमि के यानी 3/20
3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को तिनकठिया पद्धति यानी तिनकठिया पद्धति कहा गया था, या तिनकठिया पद्धति या तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था। यानी 3/20 भाग पे जो है नील की खेती करना आपको होता था। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए, इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। यही जब तिनकठिया जो है यानी महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन, बिहार के चंपारण में गए और वहां पर यानी नील की खेती के बारे में देखा कि अंग्रेज जो है यानी भारतीयों से जबरन जो है नील की खेती करा रहे हैं। तो इसीलिए वहां ने इस सत्याग्रह के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो यहां से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। नेक्स्ट है, और उसके बाद जो है उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। ये प्रश्न ध्यान रखना है यहाँ से। अगला है, फिर आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब आता है? 1918 में आता है। यहाँ से प्रश्न में पूछे जाते हैं। आगे इसके बारे में देखिए, समझते हैं। आगे, चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से और मिले और उनकी समस्या को समझा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बाद, जब चंपारण सत्याग्रह हो गया तो उसके बाद में 1918 में गांधी जी जो है अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर के था, और जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। देखिए, वहाँ पर उस समय प्लेग काफ़ी बड़े मात्रा में फैला हुआ था, और जब प्लेग जो फैला हुआ था तो मिल मालिक जो थे वो बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जो यानी मजदूरों का था। वास्तविकता जो मजदूरों का वास्तविक जो हक था वो जो है यानी अंग्रेज उनको क्या करना चाहते थे? समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इनका जो है विरोध किया तथा गांधी जी से मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा, और गांधी जी ने मजदूरों से कह दिया कि आप लोग हड़ताल पर चलाइएगा, यहाँ पे काम मत करिए अंग्रेजों का। नेक्स्ट है, आगे देखिए, समझते हैं। और आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा होगा आप सभी लोगों को कहानी सुन के। आगे देखिए, खेड़ा आंदोलन आता है, और खेड़ा आंदोलन 1918 से प्रारंभ होता है, खेड़ा आंदोलन। तो इसके बाद जो है उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार विरोध में यानी अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की जो है फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। अब देखिए, यहाँ खेड़ा जो गुजरात में यानी किसानों पर काफ़ी अत्याचार कर रहे थे कौन? अंग्रेज। और यहाँ पर किसानों की एक तो फसल नष्ट हो गई, और उसके बावजूद भी जो है अंग्रेज किसानों से क्या कर रहे थे? कर वसूलने की इनसे वकालत कर रहे थे कि कर आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए जो है यानी फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए भी कहा, यानी गांधी जी ने किसानों से कह दिया कि आपको लगान देने की ज़रूरत नहीं है, आप लगान मत दीजिएगा। और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। बात भी सही, क्योंकि किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, तो जाहिर सी बात अंग्रेजों को जो है यानी क्या कर जो है माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर के वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे। इस आंदोलन में भी वे सफलता पाते हुए वे भारत के एक बड़े नेता के रूप में जाने लगे। अब देखिए, महात्मा गांधी अब तक जो है 3 बहुत महत्वपूर्ण जो है आंदोलन हुए, और तीनों महत्वपूर्ण आंदोलन में उन्होंने सफलता प्राप्त की। तब तक एक महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी एक जो है नेता के रूप में उभर कर सामने आने लगे, और एक बहुत बड़े जो है नेता के रूप में वो जाने लगे। नेक्स्ट आगे और देखिए, समझते हैं। आगे देखिए, तब तक समय जो आता है और रॉलेट एक्ट आता है, और रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में आता है। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया। अब देखिए, यहाँ पर एक तो पहले जो है यानी अंग्रेज ऑलरेडी किसानों पर इतना अत्याचार कर रहे थे, तो इसमें जो है 1919 के बाद में भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा, तो 1919 में जो है अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट को जो है भारत में लाया गया। अब ये रॉलेट एक्ट क्या, देखिए, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि रॉलेट एक्ट भारतीयों के लिए लाया गया था, उसमें भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। जैसा गांधी जी और भारत वे लोग सोच रहे थे, क्योंकि वे उनसे ऊपर चर्चा
चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने को प्रोत्साहन दे रहे थे कि आप जो है यानी अंग्रेजों की आप सहायता करें ताकि वे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, इसके पहले ये था कि यानी महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था 1914 से लेकर के 1918 तक, तो महात्मा गांधी जी ने यानी प्रथम भारतीयों से कहा कि आप भी यानी विश्व युद्ध में शामिल होइएगा, जिससे हो सकता है कि अंग्रेज हमारे लिए कोई अच्छे कानून लेकर के आएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब अच्छे कानून लाने के बजाय और वो क्या, रॉलेट एक्ट लेकर के आ गए, जो भारतीयों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसे रॉलेट एक्ट को ही बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसमें ना तो किसी वकील की जरूरत होती, ना किसी अपील की और ना किसी दलील की। यानी आपको चलते हुए रोड पे भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर आप पे अगर शक हो गया अंग्रेजों को, तो आपको चलते हुए रास्ते से भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए इस एक्ट को नाम क्या दिया गया था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, काला कानून इसे कहा गया था। आइए नेक्स्ट और आगे इसके समझते हैं। फिर इसके बाद में जो है देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को वो डेट आती है जब जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। तो पंजाब में दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी। और गिरफ्तारी के बाद जो जनता का आक्रोश तेज हो गया था और कई जगह हिंसाएं, यानी जगह जगह जो है हिंसाएं हुई। अमृतसर यानी पंजाब में एक जगह है अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे, देखिए शाम के 5 बजे थे, शाम के 5 बजे जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल और यानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी यानी ब्रिगेडियर जनरल यानी जनरल डायर को यह पता चला कि भारतीय जो हैं पंजाब के अमृतसर शहर में जो हैं यानी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के बारे में जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श बना रहे हैं। तब तक जो है ये बात फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इस घटना काल में लगभग 1500 लोग जो है मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 ही है और लोग घायलों की संख्या 1200 बताई गई। देखिए, जो सरकारी आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल फिक्स आंकड़े नहीं बताए। यहाँ पर बहुत से लोग मारे गए थे, 1500 लोग मारे गए थे, जबकि सरकारी आंकड़ा कितना कहता है कि 379 ही व्यक्ति जो है मारे गए थे, जबकि सरकारी आंकड़े हमेशा कम दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए समझते हैं। अब आगे आता है खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1922 तक जो है आता है। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। देखिए, जो उस समय तुर्की के खलीफा थे, तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जा रहा था उस टाइम। ये आप समझ सकते हैं कि उस समय तुर्की खलीफा कितने सारे जो है इतने महान नेता होंगे, जो है पूरे मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जा रहा था और उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर के भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। अब देखो, यहाँ से जो महात्मा गांधी मुसलमानों को भी आपस में अपने साथ जोड़ लेते हैं। और प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है यानी शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा जो है किया जा रहा था, परंतु बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी को भी दे दिया गया। पहले जो है देखिए, जो पहले जो आंदोलन ये किए जा रहे थे तो उसमें शौकत अली और मोहम्मद अली जो के द्वारा किया जा रहा था, बाद में ये आंदोलन जो है इसको महात्मा गांधी के नेतृत्व में दे दिया गया। अब यानी यहाँ से महात्मा गांधी अब जो है सारे आंदोलन लेकर के साथ में चलते हैं और महात्मा गांधी अब दोनों लोगों को, हिंदू और प्लस मुसलमानों दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए और कहानी समझते हैं। देखिए, तब तक आता है असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन 1920 में आता है। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के
द्वारा अगस्त 1920 में आंदोलन की शुरुआत की गई और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था। यानी यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने किताबों का त्याग करना था और सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था। अंततः करो या भुगतान करने से इनकार करना था, यानी कर भी नहीं देना था। और गांधी जी ने भी अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। जो गांधी जी को एक उपाधि मिली थी, केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, गांधी जी ने भी इस उपाधि को जो है त्याग दिया था। अब यहाँ से देखिए आगे और बढ़ता है, आगे आइए देखिए। अब फिर एक घटना होती है, तब तक जो है समय आता है चोरी चोरा घटना। 5 फरवरी 1922 को एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है और इस घटना में जो बहुत से लोग जो है मारे जाते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा घटना में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों को गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जो है मारे गए। और इस घटना के बाद गांधी जी जो है इस घटना के बाद गांधी जी जो है बहुत दुख हुए और असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक देखते हुए उनको समाप्त करने का निर्णय लिया। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी, कि महात्मा गांधी से ये कह रहे थे कि इस आंदोलन को आप समाप्त ना करें। परंतु जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था और इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने भी इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी। देखो कई लोग ऐसे नेता थे जो यानी असहयोग आंदोलन जब वापस किया जा रहा था तो इसको महात्मा गांधी ने, मगर ये असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया, वापस लेने से मना कर रहे थे। कौन? देखिए कई ऐसे जो नेता थे जैसे चित्तरंजन दास थे, लाला लाजपत राय थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये भी नेता थे जो है महात्मा गांधी को समझा रहे थे कि आप जो है यानी ये जो असहयोग आंदोलन जो आप ये जो आप असहयोग आंदोलन जो वापस ले रहे हैं इसको आप मत लीजिएगा, क्योंकि अब मगर ये महात्मा गांधी फिर भी जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आगे देखिए, फिर समझते हैं आगे। आगे देखिए, परंतु गांधी जी अपने इस फैसले से डटे रहे और बाद में इन सब ने जो है इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बाद में भी महात्मा गांधी ने इन सारे सभी फैसलों को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और फिर होती है जो क्या होती है, स्वराज पार्टी की क्या होती है? स्थापना होती है 1923 में। इसके बाद कुछ नेता गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे और ऐसे में चित्तरंजन दास मोती और मोतीलाल नेहरू गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे और उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना का निर्णय यानी लिया और उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की। कौन? स्वराज पार्टी। तो इसको ध्यान रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। नेक्स्ट, इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। कहाँ पर की थी? तो इलाहाबाद में की। किसने? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिल करके एक इलाहाबाद में क्या कर दी? जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। नेक्स्ट आगे और देखिए और समझते हैं। फिर 1924 का बेलगांव आता है और 1924 में बेलगांव महात्मा गांधी, इसमें कांग्रेस का यानी 40वां अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। साइमन कमीशन फिर आता है 1928 में और इस साइमन कमीशन जब 1928 में आता है तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को यानी विलायत से मुंबई पहुंचा और यहाँ इसका यानी स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। जब साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो यहाँ काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। यानी जो है साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए और इसे काले झंडे भी दिखाए गए थे। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठी चार्ज के कारण कुछ ही दिनों के बाद जो है लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यानी यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी कि बताओ, एक बड़ा दुख था कि एक ऐसी घटना थी कि जिससे जो है अंग्रेजों ने लाठी चार्ज करवा दी थी और लाला लाजपत राय की जो है उनके सर पर जो है काफ़ी लाठी लग गई थी। तो इस लाठी की वजह से जो है लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे नेक्स्ट और समझते हैं। देखिए
आगे है देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन जो है यानी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो पूर्ण स्वराज की मांग उठती है। अब इसके बाद में दांडी मार्च 1922 यानी 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चलती है कौन सी दांडी यात्रा। अब देखिए दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कहाँ से? और यह जो है यानी यह जो दांडी यात्रा जो है गांधी जी के साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी यानी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी गुजरात तक चलाया गया था, जिसमें गांधी जी के साथ के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 78 यानी सहयोगियों ने भाग लिया था। कई एक बार पूछ लिया गया था यानी जब यही दांडी मार्च जब निकाला गया था तो उसमें कितने सहयोगियों ने भाग लिया था, तो 78 सहयोगियों ने भाग उसमें लिया था। नेक्स्ट है सहयोगियों ने भाग लिया, जिसको इसकी दूरी जो है 241 मील जो है की गई थी, यानी दांडी यात्रा की जो यात्रा कितनी की गई थी 241 जो है मील की गई थी। अब हम क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लग रही तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस चीज़ की आपको क्लास चाहिए। अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।